नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इसकी पहले अप्रोच आप समझिए। इसमें दो टाइप की चीजें हैं, एक पुनर्जागरणवादी और एक है पुनरुत्थानवादी। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में कॉन्सेप्ट के रूप में दो टर्म्स आते हैं, पुनर्जागरणवादी है और दूसरा है पुनरुत्थानवादी। दोस्तों, मैं आपको जो इतिहास पढ़ाऊंगा उसमें मेरा फोकस होगा कि आप विषय वस्तु की समझ विकसित करें, जिससे इतिहास को रटने की आवश्यकता ना पड़े, आपको इजीली फैक्ट लंबे समय तक याद रहें। तो हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट से फैक्ट की तरफ जाएंगे और एकदम टारगेटेड बैच है, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। जो आरओ का एग्जाम आ रहा है या जो यूपीपीसीएस के एग्जाम्स आते हैं या आईएएस का एग्जाम आता है, उसमें एकदम टारगेटेड बैच है। ये एकदम टारगेटेड टू द पॉइंट आपको डिस्कस मिलेगा। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी आप तक आपने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। तो समझते हैं, पुनर्जागरणवादी जैसा नाम से ही चल रहा है, पुनर्जागरण और पुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थानवादी वो लोग हैं जो एंसेंट कल्चर या अपनी प्राचीन संस्कृति पर बहुत विश्वास करते हैं और उसके अच्छे तत्वों को ही रिवाइव करना चाहते हैं। प्लस ये लोग बाहरी चीजें, जो बाहर सुधार हो रहा है, यूरोप में जो सुधार हो रहा है, नए इंग्लिश एजुकेशन आ रहा है, जो नया लिटरेचर आ रहा है, जो नए बृहद सुधार हो रहे हैं, उसकी तरफ ये लोग ज़्यादा ना देखकर भारत, पुनरुत्थान का मतलब है कि भारत का जो एंसेंट कल्चर है उसी को रिवाइव करना। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ वेद ही अकाट्य सत्य हैं और ओरिजिनल टेक्स्ट वेद है। हमें वेद के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। जैसे नारी शिक्षा का समर्थन है उसमें, सती प्रथा का विरोध है उसमें, विधवा विवाह का समर्थन है उसमें, मतलब जो निम्न तबका है उनके सशक्तिकरण का समर्थन है। जो भी चीजें हैं सब वेदों में है, वेदों की ओर लौटो। और इसी के साथ दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजी शिक्षा का भी विरोध किया। उन्हें यह लगता था ये औपनिवेशिक शिक्षा है, औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। उन्होंने हिंदी को प्रमोट करने की बात की। अभी बाकी हम जब दयानंद सरस्वती पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और समझेंगे, जिन्होंने ये आर्य समाज की स्थापना की थी। तो समझ आ रहा दोस्तों, पुनरुत्थान मतलब अपने एंसेंट कल्चर पर विश्वास करना, उसकी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना और उसी में उत्थान की बातों को देखना, सारे सुधार वहीं से ले आना। दूसरा एक पुनर्जागरणवादी है, जो एक सुप्रसिद्ध नाम आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय का नाम जैसे ही आप सुनते हैं आपको एक आधुनिक सुधारवादी का चेहरा दिखाई देता होगा। जैसे किताबों में लिखा रहता है, आधुनिक पुनर्जागरण के पिता, भारत के उद्धारक, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पैगंबर, इस तरह की उपाधियां उन्हें दी गई हैं। दोस्तों, जैसे आप राजा राम मोहन राय किस टाइप के विचारक हैं? पहली बात तो वो विदेशी शिक्षा ग्रहण की हैं, उन्होंने विदेश के लिटरेचर को पढ़ा है, यूरोप के, इंग्लैंड के लिटरेचर को अध्ययन किया है, कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो मानते हैं कि अंग्रेज वास्तव में नैतिक कार्य कर सकते हैं। अंग्रेजों का भारत में रहना भारत के लिए आवश्यक है, भारत के उत्थान के लिए आवश्यक है, उसके विकास के लिए आवश्यक है। अर्थात ये लोग अंग्रेजों को आवश्यक बुराई नहीं मानते। परंतु दयानंद सरस्वती जो हैं वो मानते हैं कि अंग्रेज का यहाँ रहना हमारे लिए एक तरह की गुलामी की तरह है। जबकि पुनर्जागरणवादी राजा राम मोहन राय अंग्रेजों से सुधारों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अंग्रेज रहें परंतु वो सुधारों को लागू करें, जो सुधार हो सकते हैं। जैसे इन्होंने सती प्रथा को समाप्ति के लिए आंदोलन चलाया, विधवा विवाह के लिए इन्होंने प्रयास किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया, एकेश्वरवाद के लिए प्रयास किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। जो भी बुराइयां हैं, अंधविश्वासों को हटाने की बात की, किसी एक धर्म में नहीं, चाहे वो ईसाइयत की आलोचना हो, उन्होंने किया। जैसे आप जब बाइबल में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप की कहानियां मिलती है, मैथोलॉजिकल कहानियां, उसका इन्होंने खंडन किया। इन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया, एकेश्वरवाद की स्थापना की। कहने का अर्थ है कि जो पुनर्जागरणवादी राजा राम मोहन रॉय हैं, ये ब्रिटिश
अर्थात बाह्य ब्रिटिश प्लस भारतीय। भारत की जो अच्छी चीज़ें हैं, भारतीय व्यवस्था की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे उपनिषद में है, गीता में है, वेद में है, हमारे जो विचारक रहे हैं उनकी जो भी अच्छी चीज़ें उन्हें ग्रहण करिए, जो खराब चीज़ें उन्हें हटा दीजिए। उसी प्रकार यूरोपीय व्यवस्था, जो नया जागरण हो रहा है, यूरोप में नए लिटरेचर आ रहे हैं, नया विकास हो रहा है, वहाँ पर साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ की एक नई सोच आ रही है, तो उस अच्छी चीज़ों को वहाँ से भी ग्रहण करिए। मतलब ब्रिटेन या यूरोप की अच्छी चीज़ों को ग्रहण करिए और भारत की अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके भारत का पुनर्जागरण करिए। पुनर्जागरण, भारत का पुनर्जागरण। अंतर समझ में आ गया होगा। ये लोग सिर्फ एंसेंट कल्चर से प्रभावित होने की बात करते हैं और राजा राम मोहन राय कह रहे हैं जो यूरोप में जो भी अच्छी चीज़ है उसे ग्रहण करिए, भारत में जो भी अच्छी चीज़ है उसे ग्रहण करिए, अन्य धर्मों में भी कोई अच्छी चीज़ है उसे ग्रहण करिए और अपना पुनर्जागरण करिए। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। यही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दो बड़े कॉन्सेप्ट हैं। इसी में जैसे आप मुसलमानों में देखेंगे तो देवबंद आंदोलन पुनरुत्थानवादी में आएगा और सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन पुनर्जागरणवादी में आएगा। दोस्तों इस तरह से ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम लोग टॉपिक टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड जाते हैं। ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप हरदम कंफ्यूज रहेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय 1834 से लेके 1833 से लेकर 1774 से लेकर 1833, 1774 से लेकर 1833 ये राजा राम मोहन राय का कार्यकाल है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात आपको एक चीज समझ आ गई, ये पुनर्जागरणवादी हैं, एकदम सीधा सीधा क्लियर हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, एकेश्वरवाद के समर्थक है। एकेश्वरवाद, पूरे विश्व में एक ईश्वर है, सबका ईश्वर एक है, मानवता पर ध्यान दीजिए, मानव कल्याण पर ध्यान दीजिए, सबके विकास पर ध्यान दीजिए, ये बात है। इसका मतलब ये किसके समर्थक है? मोनोथिज्म। किसके समर्थक है दोस्तों? मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर की कल्पना है। ठीक, इसके बाद ये मूर्ति पूजा का खंडन करेंगे। मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं है, परंतु आप ये याद रखिएगा ये कर्म नियम का समर्थन करते हैं। कर्म नियम का ये कई बार एग्जाम में आया है, और पुनर्जन्म का भी समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गीता और उपनिषद से प्रभावित है, तो कर्म नियम और पुनर्जन्म का भी समर्थन कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं, एकेश्वरवाद का समर्थन कर रहे हैं। ठीक, जैसे इन्होंने फिर डिफरेंट टाइप के आंदोलन चलाए, जैसे सती प्रथा के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया। इन्होंने तर्क देना शुरू किया कि सती प्रथा किस तरह अनैतिक है, गलत है। उन्होंने उसके लिए वेदों का सहारा लिया, उपनिषदों का सहारा लिया, भारतीय धर्म ग्रंथों का सहारा लिया, और यह बताने का प्रयास किया कि किस तरह से एक गलत व्यवस्था को धार्मिक रूप देकर सही सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने डिफरेंट चीज़ों का खंडन किया। जैसे उस समय एक और चीज़ एक थी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बाल विवाह। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। विधवा विवाह उन्होंने समर्थन किया कि विधवा विवाह होना चाहिए। जैसे एक और चीज़ थी उस समय कर्मकांड, जो रिचुअल्स होते थे दोस्तों, कर्मकांडों का भी इन्होंने विरोध किया। धार्मिक यात्राओं का भी इन्होंने विरोध किया। इस तरह से मोटा मोटा अगर आप ये समझेंगे तो ये पुनर्जागरणवादी हैं, और पुनर्जागरणवादी होने के साथ साथ ये चाहते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ें यूरोप की हैं उन्हें ग्रहण करिए, भारत की अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके भारत का उत्थान करना है। और ये उत्थान कैसे होगा? यूरोप की अच्छी चीज़ों को भारत की अच्छी चीज़ों से जोड़ना है और फिर उसका उत्थान होगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो आप याद रखिएगा वो एकेश्वरवाद के समर्थक हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में दोस्तों। पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म नियम को मानते हैं,
और बाल विवाह, कर्मकांड इनका विरोध करते हैं, सती प्रथा का विरोध करते हैं, विधवा विवाह का विरोध करते हैं, मोटा मोटा हर उस अनैतिक चीज का विरोध करते हैं जो आपको सही ना लगे। आप एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको इतना आता है। अब हम इनके बारे में और कुछ समझते हैं, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स। आप एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करिए ताकि कोई चीज़ हो तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। बाद में आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, 1-2 बार उसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट मोटा मोटा आपके दिमाग में बन जाएगा। जैसे एक है राजा राम मोहन रॉय कंपनी की सेवा में जॉन डिग्बी के दीवान थे। तो कई बार पूछता है कि कंपनी की सेवा में थे, कंपनी की सेवा में जॉन डिग्बी के दीवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई, ये बहुत बार आया। 1815 में आत्मीय सभा। आत्मीय सभा किस चीज के लिए बनाया था? उसी मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद पर डिस्कस करने के लिए इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर इसके बाद जो आपको समझने की ज़रूरत है, एक और फैक्ट जो एग्ज़ाम में आता है, 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाई, वेदांत सोसाइटी। इसमें उन्होंने उपनिषदों और वेदों से ऐसी चीज़ों को ग्रहण किया जो भारतीय समाज के उद्धार में काम आ सकती हैं और इसमें उन्होंने उपनिषदों की तार्किक विवेचना की, उपनिषदों की तार्किक विवेचना। उन्होंने देखने का प्रयास किया कि उपनिषदों में मोक्ष की कल्पना क्या है, कर्म नियम की कल्पना क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इन चीज़ों को एक अलग एंगल से व्याख्यायित करने का भी प्रयास किया। तो 2 संगठन आपको याद होना चाहिए, एक आत्मीय सभा और दूसरा वेदांत सोसाइटी। 1817 में एक और चीज़ स्थापित की गई है जिसको मैंने शिक्षा वाले वीडियो में भी बताया है या बताऊंगा जब आगे आप देखेंगे। तो 1817 में उन्होंने एक कॉलेज बनाया जिसका कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज, वहाँ ये डिटेल में है, वहाँ आप देख लीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर इसे बनाया था, अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर। 2 व्यक्ति थे, अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर। तो आप इसे भी याद रखिए, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये हर बार आता है। 1815 में आत्मीय सभा बनी, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1817 में हिंदू कॉलेज। फिर उसके बाद जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो एक क्वेश्चन बार बार आता है, फिर इन्होंने 1827 में ब्रह्म सभा का गठन किया। 1827 में ब्रह्म सभा का गठन किया, ब्रह्म सभा या समाज, ब्रह्म सभा या समाज का गठन किया। कब? 1827 में। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको हरदम याद होना चाहिए। कंपनी की सेवा में थे जॉन डिग्बी के दीवान, 1815 में आत्मीय सभा एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए, 16 में वेदांत सोसाइटी, उपनिषद की तार्किक विवेचना, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1827 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज का इन्होंने गठन किया। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं। इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक। तो पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक, इसको देख लेते हैं दोस्तों हम लोग थोड़ा। ये डायरेक्ट फैक्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड। पहला जो इनकी पहली इंपॉर्टेंट पुस्तक जो एग्जाम में आती है, तोहफीन उल मुइद्दीन
तोयफीन उल मुइद्दीन। तोयफीन ये फारसी ग्रंथ है, फारसी है। तोयफीन का मतलब तोहफा देना। उल मुइद्दीन मतलब एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, ये पुस्तक एकेश्वरवाद को समर्पित है और ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में लिखी। तोहफा, तोयफीन मतलब तोहफा, मुइद्दीन मतलब एक ईश्वर पर लिखा गया ये ग्रंथ है। इसमें एकेश्वरवाद को उन्होंने डिस्कस किया है। दूसरी जो पुस्तक एग्जाम में आती है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ये क्या है? ईसाइयत में जो बाइबल वगैरह है, जिसमें जो चमत्कारिक बातें की गई हैं, जो बहुत ज़्यादा मैथोलॉजिकल कहानियों टाइप की बातें की गई हैं, जिसमें फैक्चुअलिटी का अभाव है, जिसमें तार्किकता का अभाव है, जैसे हमारे भी ग्रंथों में बहुत सी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, उनका इन्होंने इस पुस्तक में खंडन किया है, परंतु नैतिक शिक्षा का समर्थन किया है। नैतिक शिक्षा का समर्थन और चमत्कारों का खंडन। चमत्कारों का मित्रों क्या किया है? खंडन किया है और नैतिक शिक्षा का समर्थन किया। जैसे ईसाइयत में मानवता की शिक्षा है, भातृत्व की शिक्षा है, एक दूसरे की मदद की शिक्षा है, जो भी उसमें ब्रदरहुड की शिक्षा है। तो जो भी अच्छी शिक्षाएं हैं, नैतिक जो मॉरल एजुकेशन होता है, जो कि हमें क्यों लोगों की मदद करनी चाहिए, कष्ट में है तो क्या करना चाहिए, तो उसका एक जो पूरा मॉरलिटी वाला पृष्ठभूमि है, उसका इन्होंने समर्थन किया, परंतु इसका इन्होंने विरोध किया। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक हुई। तीसरी जो एग्जाम में आती है वो है संवाद कौमुदी। तीसरी पुस्तक मित्रों कौन सी है? संवाद कौमुदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में आया है संवाद कौमुदी। इसको आप स्टार कर लीजिए। इसी के साथ यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करिए। संवाद कौमुदी ये वो पत्र है जिसमें सती प्रथा के विरोध के लिए इन्होंने तर्क दिए। सती प्रथा के विरोध के लिए सती प्रथा के विरोध का तर्क इसी संवाद कौमुदी में मिलता है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, मीरात उल अखबार। कौन सी है? मीरात उल अखबार। ये भी मीरात उल अखबार किस भाषा में है मित्रों? फारसी भाषा में। ये भी किस भाषा में है? फारसी भाषा में मीरात उल अखबार। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आती हैं। तोयफीन उल मुइद्दीन फारसी भाषा में एकेश्वरवाद को समर्पित है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में नैतिक जो बाइबल है उसकी चमत्कारिक चीज़ों का खंडन किया गया है, परंतु नैतिक शिक्षा का समर्थन किया गया है। ईसाइयत में जो नैतिक शिक्षा है उसका समर्थन है। संवाद कौमुदी में उन्होंने सती प्रथा के विरोध में तर्क दिया। जैसे आप ये बात समझिए कि सती प्रथा इतना विभत्स रूप था भारतीय समाज का कि एक महिला का यदि पति मर जाए तो उसे आजीवन विधवा रहना पड़ता था और उसे समाज जबरदस्ती सती करा देता था। उस समय तो एक प्रथा, चूंकि इनके घर में भी सती जैसा केस इन्होंने देखा था, इसलिए राजा राम मोहन राय उसके भुक्तभोगी भी थे, इसलिए उन्होंने उसका बहुत तीव्र विरोध किया कि एकदम अमानवीय अतार्किक है। यद्यपि उस समय भी कुछ कट्टर लोग हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, वो लोग इसका लगातार विरोध भी कर रहे थे। जैसे राधाकांत देव एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने वेद समाज बनाया था, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। नहीं, सती प्रथा एकदम सही है, बिल्कुल होना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस छेड़छाड़ को नहीं कर सकती, ये हमारी प्रथाएं हैं। राधाकांत देव के साथ कई बार राजा राम मोहन राय का डिबेट्स होता था, पर राजा राम मोहन राय इसके खंडन के लिए भारत के वैदिक ग्रंथों से भी तर्क लेकर आते थे कि यह भारतीय परंपरा नहीं है, इसे हटाया जाना चाहिए, भारत की मूल परंपरा का हिस्सा नहीं। जैसे ही अगर कोई महिला सती करानी है तो बहुत जोर से ढोलक बजाया जाता था ताकि उसकी चीखने की आवाज़ आसपास के महिलाओं तक ना पहुंच पाए। इस तरह की ये बहुत ही विभत्स टाइप की एक प्रथा थी जिसको समाप्त करने के लिए उन्होंने जो प्रचार किया था वो संवाद कौमुदी से इस प्रचार को आगे बढ़ाया था। तो आपको ये इतनी चीज़ें तो याद हो गई होंगी। अब हम लोग जो एक और चीज़ समझने का प्रयास करते हैं वो ये है सती प्रथा को जो समाप्त करना था। इसके बाद जो आंदोलन चला था 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया। पर प्रतिबंध शुरुआत में ये बंगाल में था,
पर धीरे धीरे इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में किया गया। तो कब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा? 1829। गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन था? विलियम बेंटिक, ये गवर्नर जनरल थे उस समय के। और सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? 1829 में। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसको लगाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के माध्यम से इसका प्रचार उन्होंने किया था। मिराथुल अखबार के में उन्होंने राजा राम मोहन राय ने सामाजिक मुद्दों को उठाया था। सामाजिक मुद्दे इसी मिरातुल अखबार में उन्होंने मुख्य रूप से उठाए थे। तो इस तरह से ये मोटा मोटा इनके बारे में कुछ अन्य जानकारियां हमने लिया। तो आप याद रखिएगा, संवाद कौमुदी से सती प्रथा का विरोध किया गया। सती प्रथा के विरोध के प्रबल तर्कों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया 1829। एम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पारित किया और विलियम बेंटिक के शासनकाल में बंगाल में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद 30 में इसे बंबई और मद्रास जैसे क्षेत्रों में विस्तारित भी किया गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया। आप कुछ मिसलेनियस चीज़ें देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। विविध, राजा राम मोहन राय के बारे में विविध देखेंगे। पहला, अकबर द्वितीय एक राजा हुआ करते थे। एक राजा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, उसका पतन होने लगा। और अकबर द्वितीय तक आते आते, जब मैं आपको मुगल साम्राज्य उत्तर मुगल काल पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा। अकबर द्वितीय आते आते ये कंपनी के पेंशनर हो गए। कंपनी के पेंशन पे इनका जीवन यापन चलता था। तो अकबर द्वितीय ने अपना दूत बनाकर भेजा। दूत बनाकर किसे भेजा? राजा राम मोहन राय को भेजा कि इनकी पेंशन बढ़ाने पर बातचीत हो सके। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किसने भेजा? अकबर द्वितीय ने भेजा। क्या करने के लिए भेजा? पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा। किसे भेजा? राजा राम मोहन राय को भेजा। किसके दरबार में भेजा? विलियम चतुर्थ के दरबार में। उस समय राजा कौन थे वहाँ के? विलियम चतुर्थ। विलियम चतुर्थ के बाद पास राजा राम मोहन राय को भेजा, क्योंकि ये इंग्लिश शिक्षित उच्च कुलीन व्यक्ति भी थे और भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों में इनको ब्रिटेन के लोग, जो ब्रिटेन की एलिट क्लास की लॉबी थी, वो इन्हें पसंद भी करती थी। इसीलिए इन्हें बात करने के लिए भेजा गया विलियम चतुर्थ के दरबार में, अकबर द्वितीय के दूत के रूप में पेंशन बढ़ाने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अकबर द्वितीय ने ही कई बार एग्जाम में आया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। यही अकबर द्वितीय हैं जिन्होंने राजा की उपाधि देकर पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा। एक और चीज है, 1827 का जूरी एक्ट आया था एक, ये एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है, जूरी एक्ट। इसका भी इन्होंने विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने जूरी एक्ट का विरोध किया था। यह जूरी एक्ट क्या था? धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद करता था, इसलिए इस जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया था। तो कई बार पूछता है जूरी एक्ट कब आया? 1827। किसके प्रयासों से आया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। क्या था? धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों में विभेद। बांग्ला भाषा में व्याकरण का संकलन, ये इनकी एक उपलब्धि है। बांग्ला भाषा में व्याकरण का संकलन, बांग्ला भाषा में। ठीक दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बांग्ला भाषा में व्याकरण का संकलन, ये भी कई बार आया है। और अंतिम, अब एक और फैक्ट देख लेते हैं। 1833 में ब्रिस्टल, जो ब्रिटेन में एक स्थान है, ब्रिस्टल में मृत्यु। भारत ने एक ऐसा सपूत खो दिया जो भारत के समाज सुधार का अग्रगामी था। 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। और जो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ब्रह्म समाज, अब आप इसे याद रखिएगा, ब्रह्मो समाज। अब इसमें जो विभाजन और टकराव होगा वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ये कब बना था दोस्तों ब्रह्म समाज? 1827 में।
आप ऐसे भी याद रखते हैं, ब्रह्म समाज और जूरी एक्ट एक ही वर्ष बना था ब्रह्म समाज, उसी वक्त जूरी एक्ट भी पारित हुआ था। दोनों फैक्ट आप जब को रिलेट करके फैक्ट याद करते हैं तो आपको घटनाक्रम याद हो जाता है। इस तरह से मोटा मोटा हमने राजा राम मोहन राय के बारे में सभी चीजें जान ली। आप इसको एक बार दो बार और देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे कुछ मुख्य बातें बस आप याद रखिए। पुनर्जागरणवादी थे, एकेश्वरवादी थे। इनकी कुछ पुस्तकों में आप तोहफेतुल मुहिद्दीन, प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। एक महत्वपूर्ण संगठन है ब्रह्म समाज 1827, इसको आप याद रखिए। आत्मीय सभा को आप याद रख सकते हैं। आत्मीय सभा 1815 में बना था, उसको आप याद रखिए। 1816 की वेदांत सोसाइटी। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 1833 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद कौन सी घटनाक्रम घटते हैं। तो इसके बाद 1833 के बाद अब देखने का प्रयास करते हैं। अठारह 1833 राजा राम मोहन राय की मृत्यु। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बाद नए हेड बनाए जाएंगे संगठन के। किस संगठन के? वही ब्रह्मो समाज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ब्रह्मो समाज के हेड कौन थे पहले? और यही बड़ा संगठन है जो राजा राम मोहन राय ने बनाया है, जो जीवित है और जिसका प्रभाव भी ज़्यादा है। तो नए हेड बनाए गए द्वारकानाथ टैगोर। कई बार एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्वारकानाथ टैगोर। आप इसको रट लीजिए एकदम। कौन नए हेड बने? द्वारकानाथ टैगोर। इसके बाद इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं आता। एक चीज़ आप याद रखिए, 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा बनी। कई बार परीक्षा में आया है, तत्वबोधिनी सभा। दोस्तों 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनी और तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली गई, तत्वबोधिनी पत्रिका। तो अगर क्वेश्चन पूछता है 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है तो ब्रह्म समाज में नया हेड किसे बनाया जाता है? द्वारकानाथ टैगोर को। और 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनती है, तत्वबोधिनी मासिक पत्रिका को निकाला जाता है। अब इसके बाद 1843 एक वर्ष है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1843 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस वर्ष देवेंद्रनाथ टैगोर, वो द्वारकानाथ थे और ये देवेंद्र हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये इससे जुड़ते हैं। और इसके बाद क्या होने लगता है कि वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और धीरे धीरे थोड़ा सा ब्रह्म समाज में वैचारिक मतभेद या नए विचारों के लोग भी शामिल होने लगते हैं। पर अभी भी देवेंद्रनाथ टैगोर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। और जो सबसे बड़ी बात इनके साथ जोड़ी जाती है वो ये है कि इन्होंने ब्रह्म समाज को ईसाइयत या किसी अन्य धर्म के प्रभाव से बचाया। ठीक दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर। मैं क्यों कह रहा हूँ? धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि ब्रह्म समाज ईसाइयत का प्रचार कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईसाइयत के मानवता के तत्व या बाइबल से प्रभावित चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि नहीं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सभी धर्मों की अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके जो भी सुधारवादी कदम हो सकता है वो ब्रह्म समाज के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये देवेंद्रनाथ की टैगोर की उपलब्धि है। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से थे जुड़े, फिर उसके बाद दोस्तों कौन आए? द्वारकानाथ टैगोर। फिर उसके बाद कौन आए? देवेंद्रनाथ टैगोर। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है केशव चंद्र सेन। केशव
चंद्र सेन। 1857 विद्रोह याद ही होगा, 1857 से इस संगठन में, इस संगठन मतलब ब्रह्म समाज संगठन में केशव चंद्र सेन सक्रिय हो गए। ठीक, 1857 से इस संगठन में केशव चंद्र सेन जुड़े और सक्रिय हो गए। और इनका नेचर क्या है, ये लिबरल है। ये कैसे हैं, लिबरल है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, केशव चंद्र सेन लिबरल हैं और ये सक्रिय हो गए। अब लिबरल हैं तो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, और मैंने आपको कहा था ब्रह्म समाज में नए विचारों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच वैचारिक टकराव बहुत गहरा हो जाता है, टकराव अत्यधिक गहरा हो गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिबरल हैं और ये विभिन्न चीज़ों को बहुत तेजी से उसके अंदर समाहित करते जा रहे हैं, और ब्रह्म समाज क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा झुकते चला जा रहा है इनके उदारवादी सुधारवादी कदमों से। यहाँ तक आरोप लगने लगा कि ब्रह्म सभाओं में विभिन्न धर्म ग्रंथों के पाठ किए जाने लगे। तो इससे वैचारिक टकराव बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। किन दो व्यक्तियों के बीच? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच ये वैचारिक टकराव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं इस वैचारिक टकराव के बाद होता क्या है। दोस्तों एक करेक्शन है, आप उसको कर लीजिएगा। ब्रह्मो समाज जो है इसका संस्थापन 1828 कर लीजिएगा। एक दो बार मैंने 1827 लिख दिया, वो गलत है, 1828 आप कर लीजिए। 1827 में जूरी एक्ट पारित हुआ था, आप इसी से कोरिलेट करिए। जूरी एक्ट के तुरंत बाद ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई और 1829 में सती प्रथा समाप्त की गई। सती प्रथा समाप्त। तो ये घटनाक्रम है कुछ इवेंट्स के जो आपको याद होना चाहिए। 1827 में जूरी एक्ट, 1828 में ब्रह्म समाज, 1829 में सती प्रथा की समाप्ति। अब हम लोग कंटिन्यूटी में आगे वीडियोस को आगे समझने का प्रयास करते हैं। एक वर्ष है 1865। वैचारिक टकराव किन दो व्यक्तियों के बहुत बीच ज्यादा हो गया? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन बहुत लिबरल हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर उनके विचारों से सहमत नहीं है। तो 1865 में ब्रह्मो समाज दो भागों में विभाजित हो गया है। आप याद रखिए, रट लीजिए। एक है आदि ब्रह्मो समाज, एक है क्या? आदि ब्रह्मो समाज। एक है नवीन या भारतीय ब्रह्मो समाज, नवीन या भारतीय ब्रह्मो समाज। कंफ्यूज बहुत नहीं होना है। आदि मतलब पुराना, जो ओरिजिनल था। तो ओरिजिनल जो है वो कौन है उसके? देवेंद्रनाथ टैगोर जी उसके अभी भी हेड बने हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछे कि ब्रह्म समाज जब विभाजित हुआ तो देवेंद्रनाथ टैगोर किसके अध्यक्ष थे? आदि ब्रह्मो समाज के। और केशव चंद्र सेन अलग हो गए और उन्होंने नया समाज बनाया, न्यू ब्रह्मो समाज। उसके अध्यक्ष कौन थे? केशव चंद्र सेन। ये दो बातें आप याद रखिए। अब जो सबसे बड़ी बात है, देवेंद्रनाथ टैगोर और जो ये विभाजन हुआ देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच, इसके बाद एक जो घटना घटती है, वो घटना पुनः जो ये नवीन ब्रह्म समाज बना, इसे दो भागों में विभाजित कर देती है। वो घटना कौन सी है? केशव चंद्र सेन ने 13 वर्षीय पुत्री का कूच बिहार के राजा से विवाह कर दिया।
कूच बिहार के राजा से विवाह। यह ड्यूअलिज्म दिखाता है, नेचर का ड्यूअलिज्म क्या है। केशव चंद्र सेन या ब्रह्म समाज मुख्यतः बाल विवाह का विरोध करता है, परंतु 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया केशव चंद्र सेन ने। अब इससे क्या स्पष्टता आ रही है, जो अन्य पदाधिकारी हैं वो उसका तुरंत विरोध करेंगे और यह समाज पुनः विभाजित हो गया। यह समाज पुनः विभाजित हुआ, ये वाला देखिए एरो आप देखते जाइए, पुनः विभाजित हो गया। और इसके बाद बना साधारण ब्रह्म समाज। क्या बना? साधारण ब्रह्म समाज। इसको आप नोट कर लीजिए, इस चार्ट को बना लीजिए। ये चार्ट बना रहेगा तो आपको कभी भी कोई एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। किताबों में इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो आप पहले समझिए ब्रह्म समाज 1865 में विभाजित हो गया। क्यों विभाजित हो गया? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच टकराव के कारण। केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर जो उसके ट्रस्टी थे उन्होंने हटा दिया ब्रह्म समाज से और उन्होंने बनाया नवीन ब्रह्म समाज। परंतु जब उनका ड्यूअलिज्म ऑफ नेचर दिखाई दिया, उन्होंने 13 वर्षीय पुत्री का कूच बिहार के राजा से विवाह कर दिया, तो ये दिखाता है कि बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो एक नया विभाजन हुआ केशव चंद्र सेन के संगठन में, और एक नया विभाजन होने के बाद बना साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक जब अगर पूछे तो दो लोग हैं, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री। ठीक मित्रों, ये हुआ आपका, ये पूरा चार्ट से क्लियर हुआ। एक बार मैं आपको बोलकर रिवीजन करा देता हूं। ब्रह्म समाज बना, ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का तीव्रतम विरोध किया, संवाद कौमुदी से उसका प्रचार हुआ। जो सबसे बड़ी सफलता मिली वो 1829 में जब सती प्रथा को समाप्त किया गया, वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद ब्रिस्टल में 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके हेड बन गए द्वारकानाथ टैगोर। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 से उसमें सक्रिय हुए। संगठन चलता रहा, थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद थे वो थे, पर जब केशव चंद्र सेन 1857 में जुड़ते हैं, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा उदारवादी होते हैं, वैचारिक मतभेद बहुत गहरा हो जाता है, तो 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर जो ट्रस्टी की हैसियत में थे, उन्होंने केशव चंद्र सेन को हटा दिया। और हटाने के बाद उन्होंने बनाया नवीन, केशव चंद्र सेन ने बनाया नवीन ब्रह्म समाज, और उसके हेड केशव चंद्र सेन थे। जब उन्होंने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया तो इसके विरोध में एक साधारण ब्रह्म समाज बना, क्योंकि ये उनके ड्यूअलिज्म ऑफ नेचर को दिखाता है, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। इस तरह ये ब्रह्मो समाज का पूरा इतिहास है जो आपको याद होना चाहिए। आप इस चार्ट को बना लीजिए, ये चार्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग थोड़ा इसका एक्सपेंशन देखते हैं, अन्य राज्यों में इसका क्या प्रभाव हुआ, अन्य राज्यों में ये कितना फैला, कैसे फैला, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ दोस्तों, चलिए। इसके बाद ब्रह्मो समाज से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज बना। कौन सा समाज बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किसके विचारों से प्रभावित था? ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज। ये कौन बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। उसी संगठन से प्रभावित होकर, उनके विचारों से प्रभावित होकर 1867 में बंबई में, कहाँ बना? 1867, महाराष्ट्र की बजाय आप उस समय लिख लीजिए, एग्जैक्ट आप लिख लीजिए बॉम्बे, बॉम्बे। 1867 में बॉम्बे में इसका गठन हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। संस्थापक कौन थे इसके? आत्माराम पांडुरंग। और ये किसके प्रेरणा से स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, क्योंकि ये बहुत केशव चंद्र सेन के बारे में कहा जाता है लिबरल केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। केशव चंद्र सेन बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे प्रचारक थे। उन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार तो किया, इसमें संदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है।
उनके उदारवादी विचार से प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा था, सदस्यता भी बढ़ रही थी, पर वैचारिक मतभेद हुआ इसलिए वो समाज विभाजित हो गया। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही प्रार्थना समाज का गठन हुआ। और अगर समाज पूछे तो किसकी प्रेरणा है? ब्रह्म समाज की प्रेरणा से। इसके बाद 1869 में एक बहुत महान व्यक्ति इससे जुड़े, जिनका इतिहास में प्रश्न भी बहुत आता है यहाँ से, महादेव गोविंद रानाडे। ये कौन है? सुकरात ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इन्हें सुकरात भी कहा जाता है। और इनके समय प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार बहुत तेज हुआ। अब महादेव गोविंद रानाडे से प्रश्न आता है कई बार। तो महादेव गोविंद रानाडे कब जुड़े इस संगठन से? 1869 में रानाडे इससे जुड़े। और रानाडे का किस पर गहरा विश्वास था? एकेश्वरवाद। वो भी एकेश्वरवाद को मानते थे और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनसे संबंधित 3-4 फैक्ट आता है दोस्तों। पहला फैक्ट है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान। कब बनाया? 1884 में। उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था और अन्य लोग भी जुड़े हुए थे। जब हम संगठन पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये आप रट लीजिएगा, इनसे संबंधित है। आता है विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ये 1891 में बनाया। इसमें महादेव गोविंद रानाडे का कंट्रीब्यूशन था। और 1817 में पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में ये एक थे। 1870 पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में ये थे। पूना सार्वजनिक सभा से और कई लोग जुड़े थे, जैसे गणेश वासुदेव जोशी, रानाडे, चिपलुंकर, ये कई और समाज सुधारक भी इससे जुड़े हुए थे। तो प्रार्थना समाज के बारे में आपको क्या याद रखना है? 1867 में बॉम्बे में बना। इसके संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। वो किससे प्रभावित थे? केशव चंद्र सेन से। एक बहुत अच्छे प्रचारक के रूप में 1869 में महादेव गोविंद रानाडे जुड़े। और महादेव गोविंद रानाडे कई अन्य संगठनों से भी जुड़े थे, तो कई बार परीक्षा में आता है। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी डेक्कन, 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, 1870 में पूरा सार्वजनिक सभा। इनसे कई और लोग भी जुड़े हुए हैं जो हम अगले क्लास में इसको देखेंगे जब हम लोग संगठन को अलग से पढ़ेंगे। पर आप ये याद रखिए, डायरेक्ट ये मिलान करने के लिए आ जाता है, कई बार कब बना, कई बार इसके संस्थापकों को जोड़ने के लिए आ जाता है। तो आप एक नाम याद रखिए, महादेव गोविंद रानाडे, तो इससे जुड़े हुए थे। इस तरह हमने पुनर्जागरणवादी में एक बहुत बड़ा सेक्टर राजा राम मोहन रॉय और उनसे संबंधित सभी चीज़ों को आज लगभग कंप्लीट कर लिया। तो आप इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगता है, और कोई अगर आपको कमी लगती है तो उसे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमारा पर्पस ये है कि आप इतिहास को सीखें, ना केवल रटें, क्योंकि जब आप इतिहास के घटनाक्रम को आप समझने लगेंगे तो आपको रटना आसान होगा। इसीलिए एकदम दिमाग में बैठाइए, राजा राम मोहन राय पुनर्जागरणवादी थे। पुनर्जागरणवादी होने के कारण वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक थे। अगर क्वेश्चन पूछ ले राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे कि नहीं थे, तो आपको इसमें विचार करने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल थे। हिंदी शिक्षा के थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे, क्योंकि वो हर अच्छी चीज को ग्रहण करने पर विश्वास कर रहे थे। तो इस तरह ये पूरा का पूरा गठन और उन्होंने संगठन को बनाया। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।